नमस्ते। हर दिन है कहानी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की संपूर्ण कहानियों के क्रम में आज की कहानी का शीर्षक है मिलन। यह 1931 में दिल्ली जेल में लिखी गई थी। आवाज प्रज्ञा पांडे की। तो शुरू करते हैं कहानी मिलन। संसार में कितनी ही विचित्र घटनाएं होती हैं जिन्हें देख सुनकर हम सोचने लगते हैं यह क्यों हुई, इसका क्या अभिप्राय था। यदि यह किसी की आंतरिक प्रेरणा से हुई तो उस प्रेरणा की जड़ कहाँ थी, यदि किसी बाह्य प्रेरणा से तो उस प्रेरणा का आधार कौन था, और अगर इस घटना में दैव का हाथ है तो इस घटना के ऐसे स्थान पर ऐसे समय में इस प्रकार होने में क्या अभिप्राय था, क्या गूढ़ तत्व था। जब हमारे मन में ऐसे प्रश्न उठने लगते हैं तब पहले पहल हमें इस बात का आभास होता है कि संसार में एक ऐसी महती शक्ति है जिसका परिमाण, जिसका तत्व हम नहीं जान पाते, जिसमें लचक है पर साथ ही कठोरता भी, जिसमें दया है पर साथ ही एक घोर परिहास भी। इस शक्ति को कोई आत्मा कहता है, कोई भावी, कोई इसे आंतरिक प्रेरणा समझता है और कोई बाह्य, कोई इसे ऐहिक समझता है और कोई नैसर्गिक। किसी की राय में इस शक्ति का प्रवाह उन्मत्त, पथहीन, अनवरुद्ध है, किसी की राय में इसका संचालन संयमित है। सभी को इसके प्रवाह में एक अनियंत्रित उन्माद दिखता है और इसके उन्माद में एक नियंत्रित प्रवाह, और इस प्रवाह को, इस उन्माद को, इस विचित्र असंयमित नियंत्रण को कोई नहीं समझ पाता। सभी अन्वेषक मानो एक दीवार से टकराकर रुक जाते हैं। मैं बहुत दिनों से इस शक्ति का प्रभाव देख रहा हूँ। कभी कभी इसे समझने की चेष्टा भी कर लेता हूँ, पर प्रायः उसके विचित्र विन्यास को देखने में ही मेरा समय बीत जाता है। सन 1905 में यहाँ जो विस्फोट हुआ उसे उत्पात कहना चाहिए, या दंगा, या विप्लव, या क्रांति। इसका निर्णय नहीं कर सका, इसलिए विस्फोट ही कहता हूँ। उसमें भी मैंने इसी शक्ति का आभास पाया था। लोग जब उसकी अवश्यंभाविता की बात करते तो मैं सोचा करता, यह अवश्यंभाविता और शक्ति के प्रवाह का नामांतर नहीं तो क्या है। फिर इसी बड़ी क्रांति में, जिसमें एक साथ ही सारा रूस धधक उठा और उस प्रज्वलन की लपेट में सदियों से पूजित राजवंश और राजपुतिन जैसे शक्तिशाली व्यक्ति भस्म हो गए, इसमें भी क्या था। जिस पीड़ा, व्यथा, अशांति में, जिस अमित दैन्य और अमित भूख में इस घोर क्रांति का अंकुर था, वे भी क्या थीं। उसी शक्ति का घोरतम प्रमत्त अट्टहास। पर जिस घटना में मैंने इस शक्ति की झलक सबसे स्पष्ट देखी थी, वह न सन 1905 का विस्फोट था, न सन 1917 की क्रांति। वह थी एक बहुत छोटी सी घटना, बहुत ही साधारण, जिसका इन दोनों से थोड़ा थोड़ा संबंध था। वह था दो मित्रों का विच्छेद और पुनर्मिलन। उन दोनों को मैंने पहले पहल सन 1903 में स्कूल में देखा। मैं जब नॉर्मल स्कूल से अध्यापक श्रेणी में पढ़ता था तब वे दोनों 8वीं में आकर दाखिल हुए थे। उन दिनों भी उनमें आपस में काफी घनिष्ठता थी। वे अपने गांव से एक साथ ही आते, स्कूल में सबसे अलग एक साथ बैठते, बोलते, खाते, फिर एक साथ ही स्कूल में वापस जाते। उनके गांव से और भी लड़के उस स्कूल में आते थे, पर उनका एक समूह अलग लौटता था और वे दोनों अलग। इनकी मैत्री सबको स्वाभाविक जचती हो सो बात नहीं थी। उनके शरीर के गठन में, बोलचाल में, रुचि में, स्वभाव में बहुत अंतर था। देखने वाला उनमें साम्य की अपेक्षा वैषम्य ही अधिक देख पाता था। सर्जियस कद में लंबा चौड़ा और गौर वर्ण का था। उसके बाल फीके सुनहरे और आंखें हल्के रंग की थीं। उसके होंठ पतले थे और प्रायः दबे हुए रहते थे। जब वह चलता तो उसकी चाल में लापरवाही झलकती थी। दिमित्री कद में छोटा था, पर उसका शरीर खूब गठा हुआ था। जब वह चलता था तो मालूम होता था कि फौजी कवायद करता रहा है। उसके बाल गाढ़े भूरे रंग के थे और उसकी आंखें छोटी परंतु काली और खूब चमकती हुई थीं। मुंह पर उसके प्रायः एक हल्की सी हंसी रहती थी। उसकी आयु सर्जियस से साल भर कम थी और वह सर्जियस की अपेक्षा अधिक मिलनसार था। अपने सहपाठियों से हंस बोल लेता था। सर्जियस जब कुछ कहता तो इस ढंग से मानो उसे इस बात की आशा नहीं है कि कोई उसका विरोध करेगा। दिमित्री बात करता तो पहले विरोध के लिए चौकन्ना होकर,
पढ़ने में सर्जियस की रुचि साहित्य की ओर थी, दिमित्री की इतिहास की ओर। सर्जियस स्कूल से ड्रामेटिक क्लब में भाग लेता था, दिमित्री प्रायः डिबेटिंग सोसाइटियों में बोला करता था। फिर भी न जाने क्यों उनमें इतनी घनिष्ठता थी, न जाने कौन सी प्रेरणा उन्हें एक दूसरे की ओर आकर्षित करती थी। कुछ दिनों में मैं उनसे मिलने लगा, पर आयु भेद के कारण वे दोनों ही मुझसे कुछ झेपते थे। 2 वर्ष उनसे मिलते रहने पर भी मैं उस घनिष्ठता में भागी नहीं हुआ, केवल उनकी इस विचित्र मैत्री का निकट दर्शक ही हो पाया। जब सन 1905 का विस्फोट हुआ, तब मैंने नॉर्मल की परीक्षा पास ही की थी। सर्जियस की आयु उस समय शायद 18 वर्ष की थी और दिमित्री की 17। वे दोनों स्कूल की अंतिम परीक्षा पास करने वाले थे। हमें आशा थी कि वे भी नॉर्मल में अध्यापक श्रेणी में दाखिल होंगे, क्योंकि दोनों ही तीक्ष्ण बुद्धि के थे। पर जिस दिन जार की घोषणा वहां पहुंची कि रूस में प्रजाप्रतिनिधियों की व्यवस्थापिका सभा ड्यूमा बनाई जाएगी और उसके उपलक्ष्य में हमारे स्कूल में भी उत्सव के लिए छुट्टी हुई, उस दिन वे दोनों स्कूल नहीं आए, उत्सव में भी नहीं आए। न जाने क्यों उनके न आने से मेरा मन नहीं लगा। शाम को उत्सव समाप्त होने से पहले ही मैंने अपना ओवरकोट पहना और उनके गांव की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर मुझे उनका पता पूछना नहीं पड़ा। गांव के बाहर ही एक गिरे हुए पेड़ के तने पर दोनों बैठे बातें कर रहे थे। मैंने पुकारा, दिमी, तो दोनों उठ खड़े हुए। मैंने पूछा, दिमी, तुम दोनों आज उत्सव में क्यों नहीं आए? उसने उत्तर दिया, अब हम स्कूल नहीं जाएंगे। मुझे दुख भी हुआ और विस्मय भी। मैंने पूछा, क्यों? वह बोला, हम लोग अब गुलामी से छूट गए, अब हमें इस गांव में बंधे रहना नहीं पड़ेगा। हम दोनों पीटर्सबर्ग जाकर नौकरी ढूंढेंगे और कुछ कमाकर घर भेजेंगे। मैं थोड़ी देर चुप रहा, सोचता रहा कि अगर गांवों की प्रतिभा शहरों में जाने लगेगी तो फिर हमें नए स्वातंत्र्य का फायदा ही क्या हुआ। अच्छा दिमी, तुम पीटर्सबर्ग में करोगे क्या? यह तो अभी नहीं सोचा, अभी तो इतना ही निर्णय किया है कि कुछ करूंगा जरूर। और तुम सर जी? मैं तो जार की सेना में कर्नल होऊंगा। मैं कुछ हंसा। फिर मैंने पूछा, जार की घोषणा से तुम्हें व्यक्तिगत लाभ तो हुआ है, पर देश पर क्या असर होगा, कभी सोचा है? दिमित्री बोला, मैं तो समझता हूं इतना लड़ाई झगड़ा करने पर भी हमें कुछ नहीं मिला। यह जो सीमित स्वातंत्र्य हमें मिला है, आज से कहीं पहले मिलना चाहिए था। बल्कि मुझे अचंभा होता है कि हम इतने दिन बंधे कैसे रहे, जब हम सब बराबर हैं। सर्जियस बीच में बात काट कर बोला, यह धारणा गलत है। आदमी कभी बराबर नहीं होते। जिसको हम स्वातंत्र्य कहते हैं वह होता ही नहीं। एक का जार और दूसरे का मजदूर होना स्वाभाविक है। यह भी स्वाभाविक है कि शासक थोड़े हों और शासित बहुत, क्योंकि धन की तरह शक्ति का भी स्वभाव है कि एक ही केंद्र पर संचित होती रहती है। शक्ति एक केंद्र में बिखर कर नष्ट होती रहे, यह प्रकृति के विरुद्ध बात है। दिमित्री ने उत्तर दिया, और जिधर प्रकृति हमें घसीटे उधर ही हम लट्टू घोड़े की तरह दुम दबाए चलते जाएं। यह मानवता के विरुद्ध है। हम मनुष्य तभी हैं जब हम प्रकृति की प्रेरणाओं को दबाकर अपने आदर्श को ऊपर रखें। जब हम आदर्श स्थापित करते हैं तब यह सोचकर नहीं करते कि प्रकृति हमें उसका अनुसरण करने देगी या नहीं। पहले आदर्श स्थापित होता है, फिर यदि प्रकृति उसमें रुकावट डाले तो उससे भी लड़ना पड़ता है। क्यों मास्टर निकोलाई? मैं उत्तर दिए बिना सर्जियस की ओर देखने लगा। वह बोला, यह खोखला आदर्शवाद है। वास्तव में ऐसा कहाँ होता है। हम आदर्श सामने रखते हैं और बड़ी ऐंठ से उसका अनुसरण करते हैं, पर जब प्रकृति सामने आती है तो कौन उससे लड़ता है? लोग दुबक कर आदर्श बदल लेते हैं। माल्थस ने जब अपने सिद्धांतों का प्रचार किया तब लोग चिल्लाने लगे, आदमी बहुत बढ़ रहे हैं, इनके रोकने के लिए संयम चाहिए। प्रकृति चिल्लाई, यह नहीं होना। फिर किसने किया संयम? लोग संतान निग्रह के रासायनिक तरीके ढूंढने लग गए। प्रकृति के विरुद्ध हम कभी सफल नहीं हो सकते। दिमित्री कुछ हंसकर बोला, यही तो। तुम क्या समझते हो, संयम प्रकृति के प्रतिकूल है? यह जिसे तुम संतान निग्रह कहते हो, यही तो प्रकृति के विरुद्ध है। संयम तो पशु भी करते हैं।
अगर मान भी लें कि विषय तृप्ति ही प्रकृति का नियम है, तो क्या हम इसका विरोध नहीं करते? जैसे वह कुछ शर्मा कर रुक गया। मैंने कहा, क्यों दिमी, रुक क्यों गए? वह बोला, एक उदाहरण देने लगा था, वह कुछ भद्दा है इसलिए रुक गया। मुझे कुछ कौतूहल हुआ। मैंने कहा, अगर लागू हो तो दे दो, कोई हर्ज नहीं है। वह कहने लगा, अपने ही आत्मियों के प्रति हमारे हृदय में वासनाएं क्यों नहीं जागती? उनके प्रति क्यों हमारे मन में आदर का भाव रहता है? क्यों पवित्र विचार होते हैं? यह तो प्रकृति का नियम नहीं। पशुओं में तो कोई ऐसा भेदभाव नहीं होता। यह प्रकृति पर आदर्श की जीत नहीं तो और क्या है? सर्जियस कुछ सोच में पड़ गया। मैंने देखा, इन दोनों की विचार शैली अभी पक्की नहीं है, परिष्कृत भी नहीं हुई है। फिर भी यह मैं जान गया कि दोनों सामाजिक और राजनैतिक समस्याओं का अध्ययन अच्छी तरह कर रहे हैं। यह भी समझने में देर नहीं लगी कि दोनों वृत्तियां उन्हें किधर किधर प्रेरित करेंगी। मैं दोनों के कंधों पर हाथ रखकर हंसते हुए बोला, तुम लोग प्रसंग से कितनी दूर निकल गए। दिमित्री बोला, फायदे की बात सोचते ही सिद्धांत सामने आ जाते हैं, क्योंकि मैं फायदा उसको समझता हूँ जिससे आदर्श का पोषण हो। सर्जी का मत मुझसे भिन्न है। यह कहकर उसने सर्जियस की ओर देखा। उसने कहा, हाँ, मैं आदर्श उसको गिनता हूँ जो लाभप्रद हो। मैंने दोनों की पीठ ठोंक कर कहा, तुम दोनों फिलोसफर हो गए, चलो जरा घूमने चलें। वे मेरे साथ हो लिए। जब हम लौटे तब अंधेरा हो रहा था। जब हम गांव के छोर पर पहुंचे, अलग होने का समय आया, तो मैंने पूछा, अच्छा तो फिर कब मिलोगे? दिमित्री हंसकर बोला, पहले का तो पता नहीं, हाँ 1920 में आज के दिन अवश्य मिलेंगे। मैंने विस्मित होकर पूछा, कैसे दिमी? वह सर्जियस की ओर देखकर बोला, हम दोनों ने एक षड्यंत्र रचा है। आज से पूरे 15 साल बाद हम स्कूल के बड़े खंबे के नीचे मिलेंगे। चाहे कहीं हो, कितना भी काम छोड़कर आना पड़े, आएंगे अवश्य, और शायद अपने अपने अनुभव एक दूसरे को सुनाएंगे। किस समय? रात के 8 बजे। अच्छा, अगर मैं आ सका तो शायद मैं भी आ जाऊं। कुछ देर तक हम चुप रहे। फिर सर्जियस बोला, अच्छा मास्टर निकोलाई, अब 15 वर्ष के लिए विदा दीजिए। यह कहकर उसने रूसी ढंग से सिर से ऊपर हाथ उठाकर सलाम किया। मैंने कहा, ऐसे नहीं सर जी, और उससे हाथ मिलाए। फिर वह कुछ हटकर खड़ा हो गया। मैंने दिमित्री से हाथ मिलाए। वह हंसता हुआ बोला, मास्टर निकोलाई, इस षड्यंत्र को भूलना मत। मैंने कहा, मैं नहीं भूलूंगा। क्षण भर में वे आंखों से ओझल हो गए। मैं भी अंधेरे में खेतों में से होकर धीरे धीरे अपने स्कूल की ओर चल पड़ा। इसके बाद मैं फिर अध्ययन और अध्यापन के फेर में पड़ गया। आंधियां आईं और चली गईं, उत्पात खड़े हुए और बैठ गए, विस्फोट हुए और बुझ गए, पर हमारे स्कूल के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, मुझ में जो कुछ भावुकता थी धीरे धीरे सूख गई। जो कविता थी वह अनुक्रम की दृढ़ श्रृंखला में घुटकर मर गई, और दिमित्री और सर्जियस भी धीरे धीरे भूल गए। मेरे ख्याल से श्रृंखला नहीं, ये श्रृंखला होगा। वह अनुक्रम की दृढ़ श्रृंखला में घुटकर मर गई, और दिमित्री और सर्जियस भी धीरे धीरे भूल गए। उनके षड्यंत्र की और अपनी प्रतिज्ञा की स्मृति भी बुझ गई। पर सन 1917 की क्रांति जब आई, तब हमारा छोटा सा शहर भी उससे बच नहीं सका। स्कूल टूट गया। सब अध्यापक और बहुत से छात्र लाल झंडे के नीचे जा खड़े हुए। मैं भी उस क्रांति की लपेट में या उस अज्ञात शक्ति के प्रवाह में आ गया और एक साधारण सिपाही की वर्दी पहनकर उस झंडे की छाया में लड़ने लगा। फिर मैंने बहुत कुछ देखा। जीवन कितना विभत्स हो सकता है, भूख की व्यथा कैसी होती है। सारी सारी रात जागकर रेत की बोरियों के मोर्चे पर गिरती हुई बर्फ में बैठकर पहरा देने में क्या मजा है। बर्फ से भी शीतल बंदूक की नली ठिठुरे हुए हाथों में पकड़कर 12 घंटे खड़े रहने पर प्राणी मात्र के प्रति कैसी जलन हृदय में होती है। लहू में सनी हुई वर्दी शरीर से 5-5 दिन अलग न कर सकने में आत्मबल पर कैसा प्रभाव पड़ता है। इन सब बातों का अनुभव सन 1917 के 3 ही महीनों में हो गया। उसके बाद सुना क्रांति समाप्त हो गई। हम लौट आए। आकर देखा जहां स्कूल था
वहां एक होटल खुला हुआ है। स्कूल वहां से उठकर एक नए भवन में चला गया था। जीवन में थोड़ा सा वैचित्र आ गया, पर हम धीरे धीरे फिर श्रृंखलाओं में बद्ध होने लगे। हाँ, इस बार इस बंधन की गति कुछ कम हो गई, क्योंकि देश में अशांति छाई हुई थी। एक क्रांति की राख में दूसरी क्रांति की आग सुलग रही थी। इधर उधर से विचित्र समाचार आने लगे। साम्यवादी फौज का एक अंश जाकर साम्राज्यवादियों के दल से मिल गया और घर ही में युद्ध होने लग गया। फिर एक दिन सुना नई क्रांति होने वाली है। बर्फ पड़नी आरंभ ही हुई थी कि नई क्रांति भी हो गई। उसको 10 दिन भी नहीं लगे। फिर देश में कुछ शांति हुई और मेरा जीवन पुराने ढांचे में अच्छी तरह बैठ गया। शांति तो हो गई, पर साम्राज्यवादियों के उत्पात बंद नहीं हुए। मॉस्को में, कीव में और विशेषतः पीट्रोगार्ड में, पीटर्सबर्ग अब पीट्रोगार्ड हो गया था, उनकी गुप्त समितियां आतंक फैलाने लगीं। सोवियत ने उनके प्रति घोर दमन नीति का अनुसरण किया। होते होते सन 1920 आया। हमें फिर सन 1905 की घोषणा के उपलक्ष्य में छुट्टी मिली। इस बार स्कूल का उत्सव नहीं हुआ। सब अपने अपने घरों को चले गए और मैं सारा दिन बाजार में घूमता रहा। शाम को थका मांदा उसी होटल पर पहुंचा जहां किसी दिन हमारा स्कूल होता था। मैंने दरवाजे के पास ही एक मेज पर बैठकर रोटी, भुने हुए आलू, सिरका और एक गिलास पानी, बियर उन दिनों दुर्लभ थी, मंगाया और धीरे धीरे खाने लगा। खाते खाते सोच रहा था, जिन दिनों यहाँ स्कूल था उन दिनों की और आज की मनोवृत्ति में कितना अंतर है। उन दिनों आशावाद कितना सुखमय था और आज जीवन कितना नीरस हो गया है। मैं सोचता जाता और होटल के बाहर लगे उस बड़े गैस लैंप की ओर देखता जाता। उस पर जब पतंगे जल जल कर गिरते तो मुझे एक विचित्र शांति का अनुभव होता। शायद अपने जीवन की नीरसता के लिए सांत्वना मिलती थी। एकाएक मैं चौंका। उस लैंप के नीचे ओवरकोट और टोप पहने एक व्यक्ति आकर खड़ा हो गया। उसके शरीर का गठन, उसकी चाल परिचित मालूम होती थी। मेरे मस्तिष्क में स्मृतियां चक्कर खाने लगीं, पर उसकी याद न आई। फिर सर्जियस, स्मृति की एक बड़ी सी लहर आई। सर्जियस, दिमित्री, वह षड्यंत्र और अपनी प्रतिज्ञा, सभी किसी अंधेरी गुफा से निकलकर सतह पर आ गए। पहले मेरी इच्छा हुई उसे बुलाऊं, फिर मैंने सोचा मैं तो दर्शक ही था, उनका मिलन देख लूं फिर जाऊंगा। मैं वहीं बैठा देखने लगा। भूख की ओर मेरा ध्यान नहीं रहा। शायद मैं 1-2 आलू बिना छीले ही खा गया। अंधेरे में से एकाएक गैस के प्रकाश में एक और व्यक्ति आया, गठा हुआ, चुस्त, सोवियत की फौजी वर्दी पहने हुए दिमित्री। क्षण भर दोनों खड़े रहे। फिर सर्जियस ने धीरे से कुछ रुकते हुए कहा, दिमित्री पेट्रोविच। दिमित्री के मुख पर आनंद की रेखा दौड़ गई। वह बोला, सर जी, और लपक कर उसके गले से लिपट गया। फिर धीरे धीरे कुछ बातें हुई, मैं नहीं सुन पाया। उसके बाद मैंने देखा दोनों होटल की ओर आ रहे हैं। मैं पीछे हटकर अंधेरे में हो गया। वे आकर एक मेज पर बैठे और कहवा मंगाकर पीते पीते बातें करने लगे। कहो सर जी, कैसे रहे? बड़े मजे में। कर्नल तो नहीं हो पाया, कप्तान हो गया था। उसके बाद हमारी सेना ही छिन्न भिन्न हो गई। अब क्या करते हो? सर्जियस कुछ रुक कर बोला, अब तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाँ, थोड़े दिनों में कहीं नौकरी कर लेने की आशा है, पर तुम कहो। मैंने बहुत धक्के खाए। यहाँ से जाकर कुछ दिन तो कुली का ही काम किया, फिर मजदूरों की मिलिशिया में भर्ती हो गया, फिर क्रांति आई तो उसमें भी भाग लिया। अब मैं सेना का लेफ्टिनेंट हूँ। दिमित्री ने जेब से सिगरेट केस निकालकर सर्जियस की ओर बढ़ाया। सर्जियस ने कहा, इस वक्त इच्छा नहीं है। दिमित्री जेब टटोलने लगा, फिर बोला, सर जी, तुम्हारे पास दियसलाई है? सर्जियस ने ओवरकोट के बटन खोले और अंदर से दियसलाई की डिबिया निकाली। मैंने देखा। दिमित्री चौंका और फिर अनिमेष होकर सर्जी के गले की ओर देखने लगा। मैंने भी उसकी ओर देखा। सर्जियस के ओवरकोट के अंदर गले में एक सफेद और नीली धारियों वाला रेशमी रुमाल बंधा हुआ था। दिमित्री ने दियसलाई लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ कांप रहा था। सर्जियस ने भी यह देखा और चिंतित होकर बोला, दिमित्री, तुम बीमार तो नहीं हो? दिमित्री ने कहा, नहीं, मेरे कुछ सरकारी कागज बाहर गिर गए हैं
तुम बैठो, मैं अभी आया, कहकर वह सर से बाहर चला गया। मैं कुछ देर सर्जियस की ओर देखता रहा, फिर उठकर उसके पास चला गया। सर्जियस, मुझे पहचानते हो? उसने मेरी ओर ध्यान से देखा, फिर खड़ा होकर बोला, मास्टर निकोलाई, आप यहाँ कहाँ? मैं कई बार बोला हूँ, पर सर्जियस से मैं पहली बार झूठ बोला। मैंने कहा, षड्यंत्र में अपना भाग पूरा करने आया था। वह हंसा, फिर हम दोनों बैठ गए। मैंने कहा, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था। तुम जो कह रहे थे, आजकल कुछ नहीं कर रहे हो तो सेना में भर्ती क्यों नहीं हो जाते? पहले कप्तान तो रह ही चुके हो। अब वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। मैं कुछ अप्रतिभ सा होकर चुप हो गया। फिर वह कहने लगा, मास्टर निकोलाई, इस सेना में सीढ़ियों पर किसी के पैर की आहट आई। मैंने समझा दिमित्री आ रहा है। उसको स्तंभित करने के लिए मैंने पुकारा, दिमी। वह दिमी नहीं था। एक सार्जेंट के साथ 5-6 सिपाही भीतर घुस आए। सार्जेंट ने सर्जियस के कंधे पर हाथ रखकर कहा, सर्जियस मार्टिनोवस्की, भूतपूर्व कप्तान, अब साम्राज्यवादी गुप्त समिति के सदस्य, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। वह सब ऐसे कह गया मानो रटा हुआ पाठ पढ़ रहा हो। सर्जियस ने एक तीव्र दृष्टि से मेरे मुख की ओर देखा। उस पर दुख और विस्मय के भाव स्पष्ट देखकर गुनगुनाया, दिमित्री पेट्रोविच। एक फीकी हंसी हंसकर उसने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। हथकड़ियां लग गईं। सर्जियस खड़ा हो गया, बोला, मास्टर निकोलाई, यदि आपको दिमी कहीं मिले तो उसको मेरी याद दिला दीजिएगा। मैं कुछ उत्तर न दे सका। वे उसे ले गए। मैं सोचने लगा, 15 साल बाद न जाने कहां से वह आया था, एक स्मृति के लिए, और अब एक व्यक्ति आकर मेरे सामने बैठ गया। वह युवक था, पर उसके मुख पर झुर्रियां पड़ गई थीं। अपनी टोपी नीचे खींचकर उसने अपनी आंखों पर छाया कर रखी थी। क्षण भर मैंने उसे पहचाना नहीं। फिर मैंने कहा, दिमी। उसने मेरी ओर देखकर कहा, मास्टर निकोलाई। उसकी आवाज में न आनंद था न विस्मय। मैंने देखा उसकी आंखें छिपे हुए आंसुओं से चमक रही थीं। मैंने कहा, सर्जियस तो गया? उसने उदास भाव से उत्तर दिया, हाँ। हम दोनों चुप हो गए। फिर वह आप ही आप बोला, अनुमान तो मैंने पहले भी किया था, पर जब मैंने उसके गले में वह चिन्ह, वह नीली और सफेद धारियों वाला रुमाल देखा तो मेरा कर्तव्य स्पष्ट हो गया। पर मैं स्वयं कुछ नहीं कर सका। 20 वर्षों से संचित स्मृति ने साहस तोड़ दिया। मैंने कहा, दिमी, तुम क्या कह रहे हो तुम? वह उठ खड़ा हुआ। अपनी फौजी जैकेट का तीसरा बटन खोलकर उसने अंदर की ओर संकेत किया। वहां एक छोटा सा पीतल का बैज था। उस पर 3 अक्षर लिखे हुए थे, GPU, फौजी जासूस। मैं भौचक होकर उसके मुख की ओर देखने लगा। वह बोला, मित्रघात बुरा है या देशद्रोह, मैं नहीं जानता। फिर एकदम होटल से बाहर निकल गया और अंधकार में ओझल हो गया। इसके बाद दिमित्री ने सर्जियस को बचाने का विफल प्रयत्न किया, लेकिन कोर्ट मार्शल के आज्ञानुसार सर्जियस गोली से उड़ा दिया गया और उसके बाद ही दिमित्री अपने पद से इस्तीफा देकर विदेश चला गया। यह सब इस प्रसंग की बात नहीं है। इस घटना की व्याख्या विभिन्न प्रकृतियों के लोग विभिन्न तौर से करेंगे। दिमित्री के कर्म को कोई विश्वासघात कहकर सर्वथा अक्षम्य समझेगा, कोई उसे विश्वासघात कहकर क्षमा कर देगा। कोई राष्ट्र के आगे एक आदमी का व्यक्तित्व क्या है, कोई शायद उसके काम को एक कठोर कर्तव्य का समुचित पालन मानकर सर्वथा उसकी सराहना भी करे, पर उसकी मनोगति के, उसके कर्म के औचित्य का निर्णय करने वाले हम कौन हैं, इस पर शायद कोई विचार नहीं करेगा। मैंने जो कुछ देखा है उसमें मैं इसी परिणाम पर पहुंचा हूं कि मानव हृदय की वृत्तियों का विवेचन करना हमारी शक्ति से बाहर है। दिमित्री का कर्म अच्छा था या बुरा, मैंने इस प्रश्न पर कभी ध्यान नहीं दिया। मैं तो यही सोचता हूं, कितनी महती शक्ति है वह, जो इन दोनों को न जाने कहां कहां से खींचकर इस अनुष्ठान की पूर्ति के लिए ले आई। वर्षों से सिक्त उस मैत्री की पराकाष्ठा में, वर्षों से संचित उस महती आकांक्षा के आकस्मिक विफलीकरण में मुझे उसी अनियंत्रित शक्ति का प्रवाह दिखता है, या यूं कहूं कि उसी शक्ति का अनियंत्रित, विकट, उन्मत्त अट्टहास। आज की कहानी यहीं पर विराम लेती है।